Good afternoon, students. Today we're going to start with the lesson key element of a democratic government. So बेटा लेसन स्टार्ट करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस लेसन के लिए. सो फर्स्ट वन इज़ दैट द अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी इज़ अ कम्प्लेक्स आइडिया. हम डेमोक्रेसी के कम्प्लेक्स आइडिया को समझेंगे. उसके बाद है नो द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी. तो हमें फीचर्स के बारे में भी इस लेसन में पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई विद द हिस्ट्री ऑफ ए डेमोक्रेसी. हम आइडेंटिफाई करेंगे हिस्ट्री किसकी, डेमोक्रेसी की. गैदर हाउ वोटर्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन. तो हम ये भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि जो वोटर्स हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इन इलेक्शन में. अंडरस्टैंड द चेक्स एंड बैलेंस इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे चेक एंड बैलेंस यूज़ होता है और वो काम किया जाता है. डेमोस्ट्रेट द इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंश्योर्ड फॉर ऑल सिटीजन इन ए डेमोक्रेसी. और हम ये भी समझेंगे और बताएंगे कि कैसे एक डेमोक्रेसी में सभी को इक्वालिटी के साथ देखा जाता है और सबको एक जैसा जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है टू दी ऑल सिटीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट डेमोक्रेसी इज अ टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सबसे पहले हमें जान लेते हैं, हम समझ भी लेते हैं कि डेमोक्रेसी कितनी तरह की होती है. दो तरह की होती है. एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे और उसके बाद हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे. Direct democracy is a form of government in which people collectively make decisions for themselves rather than having their affairs decided by representative. Direct democracy is a classified terms pure democracy. Switzerland has practiced direct democracy for 150 years. However, most of us would find this practice quite daunting. Surely it will lead to chaos if it is a big nation. Hence, large nations like India, Australia, Canada, United Kingdom and South Africa opt for representative democracy. जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो किस तरह की गवर्नेंस देती है हमें, वो वैसी गवर्नेंस देती है जिसमें क्या होता है कि जो लोग मिलके ही कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं अपने लिए, रेदर देन उनका क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे आके उनके लिए काम करेगा. ऐसा नहीं होता. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं वही मिलके डिसीजन लेते हैं. डेमोक्रेसी की सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो प्योर डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं उसकी उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है स्विट्ज़रलैंड की. और स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ था, 150 ईयर्स तक क्या थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी. बट जब भी हम क्या कहते हैं इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें क्या, श्योरली इट वुड लेड टू चॉइस इफ इट इज़ अ बिग नेशन. अगर बड़ा देश है तो वहाँ पे ये बहुत ही ख़राब हालत कर सकता है क्योंकि वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है. तो इसलिए बड़े देश जैसे इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, इन्होंने कौन सा डेमोक्रेसी ऑप्ट की है, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऑप्ट की है. हेयर डिसीजन आर मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. In this chapter, we will read about representative democracy. This is what we mean by democracy today, and most of the modern day democracies are representative democracy. तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें जब रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं वहाँ पर डिसीजन किसके लिए कौन लेता है, रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं. अब रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होते हैं जो इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, इस लेसन पे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे और जिसका मतलब आज के दौर की बात करें तो डेमोक्रेसी हम रिप्रेजेंटेटिव को ही मानते हैं क्योंकि मॉडर्न डेज में डेमोक्रेसी आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी. की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेसी इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इक्वालिटी एंड जस्टिस. जो हमारे की एलिमेंट है डेमोक्रेसी के उसमें 3 हैं. पहला है पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और थर्ड इक्वालिटी एंड जस्टिस. सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी.
So first we going to start with the participation. Participation means taking part in or being involved in something. Say you are excluded from participating in the annual function of your school for some reason. How do you feel? Bad, awful, anything but good? Similarly, a government where people have no say in their affairs cannot be enjoyed by them. सो हम जब पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और अगर मान लो आपको क्या करेंगे, हम अगर एनुअल फंक्शन हो रहा है आपके स्कूल का और उसमें आपको क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन में नहीं ले रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे, एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या आप खुश होंगे? हाउ डू यू फील? कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा, बट अच्छा तो नहीं लगेगा कभी भी। सिमिलरली वैसे ही जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं और गवर्नमेंट में अगर लोगों का कुछ भी कहना नहीं होगा, अगर कोई भी काम हो रहा है उसमें लोग कुछ भी कह नहीं सकते हैं, तो क्या वो इंजॉय करेंगे? आई थिंक कभी भी नहीं कर पाएंगे। इन डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट. People participates in the election process to choose their government. This is done by universal adult franchise. That is, all citizens who are adult, irrespective of their caste, religion, or sex, have the right to vote and elect their representative. In India, this age is 18 years. The candidate who receive the maximum number of votes become the people representative and form the government. जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है कि जो भी इलेक्शंस होंगे वो एक जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, जब गवर्नमेंट बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? फ्री एंड फेयर होते हैं। और उसमें कोई जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम कोई पैसे नहीं देते उनको, या हमें पैसे दे के कोई खरीद के लेके जा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और पीपल पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं? पीपल जिस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं वही आगे जाके क्या बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। और वो कैसे किया जाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। वैसे भी आपने पिछले लेसन में भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा था, तो ये फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो रही है आपकी कि दिस इज डन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में क्या है कि जो भी सिटीजन जो बड़ा है, अडल्ट है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, और क्या उसका जेंडर हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, तो चाहे थर्ड हो, कुछ भी हो जेंडर उसका, उसको क्या है? हक है वोट डालने का। और क्या कर सकता है? वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है। जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या एज है अडल्ट की जो वोट डाल सकता है? वो है 18 ईयर्स ओल्ड। और कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा नंबर वोट लेगा वही पीपल का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके क्या बनाता है? सरकार। इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड ए टर्म. In this way, the power of government gets limited by regular election. Participation of citizens in a democracy goes beyond just taking part in the voting. They have power to hold government accountability for all its actions. Accountability means being responsible for one's actions. The government is accountable for all its action to the पीपल. सो पहले ऊपर से देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक फिक्स्ड पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं. और इस तरह से क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट चूज़ की जाती है, चाहे वो 5 साल की हो, 6 साल की हो, जो भी होगा टर्म उस गवर्नमेंट का, तो मैक्सिमम हमारे जहाँ पे 5 साल का होता है, तो 5 साल में क्या होता है? गवर्नमेंट पावर में रहती है, और उसके साथ साथ ही जैसे पावर खत्म हो जाती है, उसका टर्म खत्म हो जाता है, फिर से इलेक्शन होते हैं. और इस तरह से क्या होता है? डेमोक्रेसी की यही बात है कि सिर्फ पार्टिसिपेशन जो सिटीजन की होती है वो यहीं तक नहीं होती है कि वो वोट डालेगा, गवर्नमेंट बनाएगा, बस. उसमें यह भी रहता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो सभी के सभी जो भी काम करेगी उसके लिए वो अकाउंटेबिलिटी भी होती है. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो भी वो काम करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही लेगा. गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है सभी एक्शन जो लोगों के लिए उसने लिए होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज द डिफरेंट वेज ऑफ पार्टिसिपेशन. हम किस और तरीके से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस डेमोक्रेसी में.
During its term, if government behaves irresponsibly, the citizen can express their opinion and criticism on its policies, and this is done by taking parts in the protest marches, signature campaigns, rallies, and strikes. Freedom of expression give people this right. Social activist Anna Hazare was on 5-day hunger strike to fight and end corruption in the country in April 2011. तो हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हमारी डेमोक्रेसी हमें क्या आज़ादी देती है कि अगर मान लो कि ड्यूरिंग टर्म जो उसका गवर्नमेंट का फिक्स्ड पीरियड है उसके सरकार का, तो वो क्या कर रही है, इरिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है, अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रही है, और पॉलिसी जो बना रही है बिल्कुल अच्छी नहीं बना रही है, उसमें लोगों का हित नहीं है। तो जो लोग हैं वो अपने ओपिनियन, अपनी क्रिटिसिज्म उसकी पॉलिसी पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह वो सरकार को बता सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? एक तो प्रोटेस्ट मार्च निकाल सकते हैं, या फिर सिग्नेचर कैंपेन लगा सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह सभी जाति के लोग क्या मिलके सिग्नेचर करके वो भेजेंगे, और रैलीज निकाल सकते हैं, जस्ट स्ट्राइक कर सकते हैं। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या देता है, लोगों को हक देता है कि वो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल है सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे, जो 5 दिन के क्या थे, हंगर स्ट्राइक पे थे। किस लिए थे? टू फाइट एंड एंड द करप्शन को ख़त्म करने के लिए, डिसऑनेस्टी जिसको हम कहते हैं उसको ख़त्म करने के लिए देश में। कब किया था उन्होंने? अप्रैल 2011 में किया था। When a government does not perform well, its tenure come to end even before its terms of 5 years. If 5 years is over, re-elections are held. These elections are called mid-term elections. जब गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है और उसका टर्म टेन्यूर जो होता है वो क्या होता है, पहले आ जाता है, 5 साल से भी पहले ख़त्म हो जाता है। और क्या होते हैं फिर? री इलेक्शन होते हैं। जब री इलेक्शन होते हैं तो इस प्रोसेस को, जब वो हम क्या कहते हैं उसको, जब समय से पहले फिर से री इलेक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। Popular public opinion cannot be ignored by the government as they are widely publicized by the media and newspaper, on the television and on radio. In a democracy, the media is not under the control of the government. Distinguished persons express their opinion on varieties of matters through media and seek public opinion. The public, thus expressed, often force government to change its decision. तो क्या है, जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं वो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पब्लिक के ओपिनियन होते हैं वो कोई किनके द्वारा, मीडिया के द्वारा, चाहे न्यूज़पेपर हो, टेलीविज़न हो या रेडियो हो, उसके द्वारा वो पब्लिकलाइज किए जाते हैं, लोगों को बताए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो जैसे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में क्या होता है, मीडिया जो होती है वो किसके अंडर नहीं आती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं आती हैं। इसलिए जो भी हमारे लीडर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे पैनल्स एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी राय देते हैं वेराइटीज़ ऑफ मैटर्स में, जिसमें थ्रू मीडिया, किसके थ्रू देते हैं, वो मीडिया के थ्रू देते हैं। और उसमें क्या लेते हैं, वो पब्लिक के ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक की राय लेते हैं कि पब्लिक क्या सोचती है उस चीज़ के बारे में, जिसके कारण क्या होता है, पब्लिक भी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करती है। और कभी कभार तो वो गवर्नमेंट को डिसीजन चेंज करने पे भी मजबूर कर देती है। For instance, the government postponed signing a nuclear deal with the USA after they were protest from several quarters. Dissatisfaction of people over inflation has also time and again forced the government to curb price rise and give rebates and subsidies. एग्जाम्पल उन्होंने ली हुई है कि गवर्नमेंट ने एक बार क्या किया था, न्यूक्लियर डील जो हो रही थी यूएसए के साथ, वो क्या कर दी थी, पोस्टपोन करवा दी थी। क्यों करवा दी थी? क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और बहुत पूरे ऑल ओवर द कंट्री ये प्रोटेस्ट हुए थे। ये जो डिससेटिस्फैक्शन होती है, जब डिससेटिस्फैक्शन होती है, लोग जब प्रकट करते हैं अपनी डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो महंगाई से लेके हो, किसी भी चीज़ पे हो, तो जब भी वो समय आता है तो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि वो प्राइस राइज हो रहे हैं उस पर क्या दे, लोगों को रिबेट दे या सब्सिडीज दे।
Today we live in a cyber savvy world, and blogs, tweets on the internet are the latest mean for people to form social network to share news and information with ease. Through these social networks, they can form pressure group to sway public opinion regarding the government. जब हम आज की बात करते हैं तो आज की लाइफ में क्या है, साइबर सभी हैं, मतलब सभी टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, सभी को पता है टेक्नोलॉजी के बारे में। चाहे ब्लॉग से लेके ट्वीट की बात कर ले, लेटेस्ट जो तरीका होता है वो क्या कर रहे हैं, लोगों को फॉर्म करें। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू सारी की सारी न्यूज़ क्या हो रही है, शेयर हो रही है, और इन्फॉर्मेशन बड़ी ही आसानी से सभी को मिल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रेशर बनता है ग्रुप्स पे। वो क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर देते हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट के प्रति क्या उनकी राय है वो भी कभी कभी चेंज हो जाती है। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर एंड पेट्रोल आर स्केयर एंड डिमांड फॉर देम इज वीक, it can give rise to conflict. At times, religious celebration and procession also led to the conflict. For instance, if any procession is carried out by any particular religious community, there can be situation of a conflict and violence. तो यहाँ आप समझ सकते हो कि बहुत कारण हो सकते हैं किसी भी लड़ाई झगड़े के लिए, चाहे हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, लैंड हो गई, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया। जब ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, तो डिमांड क्या है, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। ये क्या कारण बन सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। चाहे हम रिलीजियस सेलिब्रेशंस की बात करें या प्रोसेशन की बात करें, ये भी कभी कभी क्या बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाता है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि कोई प्रोसेशन कैरिड आउट किया गया है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा, तो क्या कर सकते हैं, ये सिचुएशन क्या कर सकता है, अराइज कर सकता है कि इसका कॉन्फ्लिक्ट का भी और वायलेंस का भी रीज़न बन सकता है। द गवर्नमेंट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड प्रोटेक्ट the citizen right at the time of conflict. Our constitution has given its people the right to peacefully demonstrate their displeasure with the government policies. जब हम गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट अपहोल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो गवर्नमेंट का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है कि वो प्रोटेक्ट करेगी अपने सिटीजन्स को और कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ने देगी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, हक देता है कि लोगों को कि वो पीसफुली स्ट्राइक कर सकते हैं और अपने जो डिस्प्लेजर है वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं टूवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज को। हाउएवर एट द टाइम्स conflict may involve violence, destruction, and it affect the peace and security of the people. Then the police is brought into action to handle the conflict. At times, when matter takes a turn for the worse, the army is brought in. तो कभी कभी क्या होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है तो उसके कारण क्या हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और ये क्या कर सकती है, ये इफेक्ट करती है हमारी पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो शांति को भी ख़त्म कर देती है और सिक्योरिटी को भी चैलेंज हो जाता है। इसलिए उन पुलिस को बुलाया जाता है ताकि वो एक्शन में आए और कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करे। बट कभी कभी क्या होता है, मैटर टर्न्स फॉर बर्स्ट, कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा बुरा हो जाती है, वर्स सिचुएशन वर्स हो जाती है, जिसके कारण किसको बुलाया जाता है, तब आर्मी को बुलाया जाता है। The police and the army do not allow group to form mobs, indulge into riotous activities like brickbatting, burning vehicles. Curfew is imposed for the safety of the people. Government can also impose a state of emergency during times of natural or man-made calamity, periods of civil unrest, and situation of international or internal armed conflict. कभी कभी क्या होता है, जब आर्मी और पुलिस को बुलाया जाता है तो वो क्या करती है, आर्मी और पुलिस मॉब्स नहीं बढ़ने देती, ग्रुप्स में किसी को नहीं होने देती। और जो मॉब्स और ग्रुप्स बन जाते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो वो क्या करते हैं, ब्रिक बैटिंग करते हैं, जब बर्निंग गाड़ियों को जलाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मॉब्स वगैरह वो बढ़ने ही नहीं देते
और कभी कभी तो कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया जाता है। क्यों कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाता है? इसलिए कर दिया जाता है सेफ्टी ऑफ द पीपल के लिए। और गवर्नमेंट कभी कभी तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी यूज़ कर देती है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जब भी नेचुरल क्लाइमेटीज कुछ हुआ हो जा मैन मेड क्लाइमेटी भी हो सकती है। कभी कभी सिविल अनरेस्ट, लोगों के प्रति जो रोष होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए इमरजेंसी भी घोषित कर दिया जाता है। और इसका सिचुएशन जरूरी नहीं है मैन मेड क्लाइमेटी हो, नेचुरल क्लाइमेटी हो, जहाँ सिविल अनरेस्ट ही हो। ऐसी सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ इंटरनेशनल या इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई वगैरह की सिचुएशन बनी हो, तब भी इमरजेंसी घोषित हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है। A state of government is a declaration by the government that may suspend the normal function of executive, legislative and judicial organ। तो जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट नॉर्मल फंक्शन जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन के होते हैं, आपको पता ही है लास्ट लेसन में हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, जितने दिन के लिए भी ये इमरजेंसी घोषित की गई होगी। ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट आर सेट अप बाय गवर्नमेंट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एज इज क्लियर द केस स्टडी गिवन बिलो। तो आप ट्रिब्यूनल या कोर्ट से सेटअप किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, किस लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है उनको क्लियर करने के लिए। आप जे केस स्टडी आप नीचे से पढ़ सकते हो, आपकी बुक में जे कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स है, ये आपके लिए है, ये आप खुद ही रीड करोगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इक्वालिटी एंड जस्टिस। Another key element of a democracy is to provide equality and justice to all its citizens. In democracy, all treated equally, irrespective of their gender, religion, caste, race, language और social status। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में सभी को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है और सभी सिटीजन को एक ही जैसा जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। डेमोक्रेसी में चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, रिलीजन का हो, कास्ट का हो, रेस का हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट और जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। India earlier society treated as a section of people who worked in unclean occupation as a polluting people and considered them untouchable. That is a provision to be touched. The untouchable had almost no rights in this society. They were not allowed to enter the temples, take water from same well used by other, were compelled to sit and distance from rest in public occasions. Untouchability was declared illegal in 1949. The Constitution has made special provision for the welfare of the downtrodden. Seats are reserved for them in a parliament, educational institute and the government undertaking in the form of SC, ST and OBC quotas. जब हम अर्लियर सोसाइटी की, इंडियन अर्लियर सोसाइटी की बात करते हैं, उसमें क्या होता था, उसमें कुछ सेक्शंस पीपल के थे जिनको हम अनक्लीन ऑक्यूपेशन करने वाले थे, उनको हम पोल्यूटिंग पीपल कहा जाता था, उनको अनटचेबल कहा जाता था, जिनको क्या था कि छूना मना है और अनटचेबल के पास कोई राइट्स नहीं होते थे सोसाइटी में। उनको टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता था। जिस वेल से सभी पानी पीते थे उनसे उन कुओं से पानी भी नहीं लेने देते थे, जिसके कारण क्या था, उनको जब पब्लिक ओकेशन होता था उनको बाकियों से दूर बिठाया जाता था। बट 1949 में क्या हुआ, अनटचेबिलिटी क्या कर दी, इलीगल कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोविजन बना दिए जिसमें क्या था, जो वेलफेयर, उनको किनका वेलफेयर, जो डाउनटाउन थे, जिनको पक्षपात होता था, जिनके साथ अनटचेबल का व्यवहार हुआ था, उन लोगों को क्या कर दिया, स्पेशल प्रोविजन दे दिए। क्या था, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी पार्लियामेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में उनको कोटा दे दिया, चाहे वो SC थे, ST थे और OBC थे। There is a discrimination in our society on the basis of gender as well. For some reason or the other, the practice of killing the girl child after her birth still prevails. The traditional system of the female infanticide has now been given a way to the more modern techniques of sex selection and female force, that is a killing of girl child inside the womb.
The Prenatal Diagnostic Techniques (PNDT) Prohibition of Sex Selection Act 1994 prevents sex determination before birth. Government has recently announced the Palna project, which is a credible scheme for the girl's child. तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है. किस बेसिस पे? जेंडर बेसिस. चाहे एक रीज़न लो चाहे दूसरा लो, इसमें अभी भी ये चलता है कि गर्ल्स को मार दिया जाता है बचपन में ही, चाहे माँ के पेट में भी मार दिया जाता है. ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें भी ऐसा ही कुछ था. अब मॉडर्न टेक्निक आ गए हैं जिसमें हम बच्चा पैदा भी नहीं होता उससे पहले हम उसका जेंडर सिलेक्शन कर लेते हैं. लड़की है तो उसको उसकी माँ के पेट में ही मार देते हैं. पर अभी भी बहुत सारे एक्ट लगाए हैं जिसमें जेंडर सिलेक्शन या जेंडर डिटर्मिनेशन का मतलब है कि बच्चा माँ के पेट में ही है, हम उसको उसके जेंडर को देख लेते हैं, मतलब उसको टेक्निक से पहचान लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसको अगर लड़की हुई तो उसको माँ के पेट में ही मार देना. तो ये सब गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं जिससे क्या करा जा सके कि ऐसा कुछ ना किया जा सके. पर गवर्नमेंट ने एक पालना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है. किसके लिए? गर्ल चाइल्ड के लिए. अंडर द प्रपोज्ड स्कीम द गवर्नमेंट प्लान्स टू ओपन एक सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट. द पेरेंट कैन लीव देयर गर्ल चाइल्ड हियर इफ दे डोंट वांट टू रेज हर. The state will take the responsibility to bring up the child. This has reduced female infanticide, and the state also gave the free schooling to girls till a certain standard. In some states, parents are paid money by the government for sending their girls to school. Further, dowry and children marriage has been made illegal in India. पालना प्रोजेक्ट की बात करें, पालना प्रोजेक्ट में क्या हुआ था? पालना प्रोजेक्ट में प्रपोज स्कीम ये है कि अगर मान लो सबसे पहले तो ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक सेंटर खोला जाएगा. और उसमें क्या था कि अगर किसी के घर में बच्ची पैदा होती है तो अगर वो उसको नहीं बड़ा करना चाहते हैं, बजाय उसके कि वो उसको मार दें, वो वहाँ पे उसको छोड़ दें. जिसके कारण क्या होगा, स्टेट क्या ले लेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी उस बच्ची की. और गवर्नमेंट उससे के कारण क्या हो जाएगा कि उसको स्टेट पढ़ाएगी, उसको लिखाएगी, उसको फ्री स्कूलिंग देगी टू सर्टन स्टैंडर्ड. और कुछ स्टेट में ऐसा भी है कि पेरेंट्स को ही पैसे दे देती है गवर्नमेंट ताकि वो लड़कियों को क्या करे, स्कूल भेजा जा सके जब भेजे उन बच्चों को. चाहे डॉरी की बात करें चाहे चाइल्ड मैरिज की बात करें, ये भी इंडिया में क्या हो गई है? इलीगल हो गया है. Providing equal rights to the minority is the hallmark of the democracy. Constitution of India has given religious group, namely Muslim, Christian, Sikh, Buddhist and Parsis, the official status of national minorities. The Constitution recognizes the rights of minority groups and give them certain privileges too. This way, people that belongs to the minority group has reserved seats in the schools, colleges and even in the parliament. तो जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, इक्वल राइट्स दिए हैं सबको, और राइट्स माइनॉरिटी के लिए भी इक्वल राइट्स हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं तो हमारे जो इंडिया की माइनॉरिटी में है वो कौन कौन से हैं? एक है मुस्लिम, एक है क्रिश्चियन, एक है सिख्स, एक है बुद्धिस्ट एंड एक है पारसी, जो ऑफिशियल स्टेटस है नेशनल माइनॉरिटी का. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स का भी, और उनको थोड़े से सर्टेन प्रिविलेज भी देते हैं. इस तरह से जो पीपल है माइनॉरिटी ग्रुप के, उनको भी क्या मिलती है? रिजर्व सीट्स मिलती है. चाहे स्कूल की बात कर लो, कॉलेज की बात कर लो, और चाहे पार्लियामेंट में ही क्यों ना कह लो, यहाँ पे उनको क्या मिलता है? रिजर्व सीट्स दी जाती है. लास्ट में है हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स. इम्पोर्टेंट टर्म्स जब आप पूरा लेसन रीड कर लोगे तो आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स जो रहेगी वो है, सबसे पहली है डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ये आप समझ जाओगे, आप एक बार स्टार्टिंग में ही ये पूरा टॉपिक आपको मिला है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आपने पूरे लेसन में यही पढ़ा है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है. टर्म क्या है? द फिक्स्ड पीरियड ऑफ गवर्नमेंट रूल, जिस पीरियड में गवर्नमेंट क्या करती है? रूल करती है. माइनॉरिटी ग्रुप, अभी हमने पढ़ा
कि माइनॉरिटी ग्रुप कौन कौन से होते हैं। आप इसको एक बार देख लो, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा।